हेलो स्टूडेंट्स, सो our next topic is liquid solution. ठीक है, previous lecture we had discussed the application and limitations of Henry law. Now I will discuss the liquid solution. ठीक है, तो इसमें firstly आता है vapor pressure of solution. तो firstly before discussing the vapor pressure of solution you should know about the basic phenomena that is the evaporation. ठीक है, तो आपको पहले evaporation का पता होना चाहिए कि evaporation होता क्या है. ठीक है, सपोज देखिए ये कंटेनर है. ठीक है, इसमें एक लिक्विड ए है. सपोज कोई लिक्विड है, उसको मैंने नाम दे दिया ए. ठीक है, और ये कंटेनर क्या है, अभी ओपन कंटेनर है. ठीक है, तो जैसे आप इस लिक्विड को क्या करते हो, जनरली हीट करते हो. हीट करने पर क्या होगा, ये जनरली लिक्विड क्या होना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू होगा. लिक्विड जैसे बॉयल होना शुरू होगा मतलब उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. और जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ेगी, जो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है ए के, ठीक है, तो ये क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी लेके कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे. ठीक है, ये होते हैं बल्क के मॉलिक्यूल. बल्क मतलब जो कि लिक्विड के अंदर होते हैं पूरे, और ये होते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल. ठीक है, जो कि सरफेस पर आ जाते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी को लेकर. तो इवेपोरेशन किन का होता है, ये जो बल्क में मॉलिक्यूल है कि जो सरफेस में मॉलिक्यूल है, सरफेस पे. क्यों, तो इसने काइनेटिक एनर्जी ली, काइनेटिक एनर्जी लेकर ये सरफेस पर आ गई. ठीक है, तो ये जो सरफेस पे आए हैं इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि इसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, नीचे वाले में ज़्यादा है ना. क्यों, क्योंकि ये हर जगह से फोर्स लगा रहा है, यहाँ से हर जगह से लगा रहा है. लेकिन सरफेस का मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे फोर्स लगा रहा है. तो जहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो इट मीन्स वो जल्दी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं. ठीक है ना, तो इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जब कम लगेगी तो ये क्या हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी वेपर्स की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, तो जो ये वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं तो इट मीन्स जो लिक्विड का अमाउंट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. आ रही है समझ. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन. बट ये तो किस केस में था, ओपन, जब आपका कंटेनर क्या था, ओपन था. ठीक है, तो यहाँ पर क्या वेपर प्रेशर लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लग सकता. क्यों, वेपर्स जितने बन रहे हैं वो तो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. अब लेकिन अगर हम क्लोज कंटेनर की बात करें, क्लोज कंटेनर में अगेन वही लिक्विड है ए. ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, जनरली यहाँ पर हीट कर रहे हो. ठीक है, जैसे आपने हीट करा अगेन ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी लेकर कहाँ पर जाएंगे, सरफेस पर जाएंगे. अब सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होना शुरू करेंगे, इवेपोरेट होना शुरू करेंगे, वेपर्स बनेंगे. लेकिन अब यहाँ पर क्या लग गया, लिड लग गई है, क्लोज कर दिया उस कंटेनर को. जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही वो इससे टकरा के क्या होंगे, वापस भी आएंगे. ठीक है, तो मतलब वेपर्स बन रहे हैं और साथ में वापस भी आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को वापस आने को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. क्योंकि जब वो वापस आ रहे हैं ना टकरा के, मतलब ठंडा होके वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोज कंटेनर में दो प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं, इवेपोरेशन भी और कंडेंसेशन भी. ठीक है, साइमल्टेनियसली चलते हैं. तो वहाँ पर जो आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के. जैसे आपके पास ये लिक्विड वाटर में था, सपोज मैंने ये वाटर ले लिया या मैंने लिक्विड ही ले लिया. ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से वेपर्स में. क्लियर. अब ये ठंडे होके वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये स्टेट कौन सी आ गई, दैट इज इक्विलिब्रियम की स्टेज आ. समझ आ रही है बात, कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स में और वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में. तो इस प्रोसेस को हम, लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो बोलते हैं इवेपोरेशन, और वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. इतनी बात क्लियर है. तो यहाँ पर एक स्टेज कौन सी पहुँच जाती है, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो ये वेपर्स बनते हैं, मतलब वेपर्स किस फॉर्म में बन रहे हैं, गैस फॉर्म में, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ना. तो उस प्रेशर को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा, दैट इज पी नोड ए. इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पर ए कंपोनेंट गैस का ही क्या है, प्रेशर है. ठीक है, मतलब ये किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है. ठीक है, जहाँ पर नोड आ जाए इसका मतलब है प्योर कंपोनेंट. आ रही है बस समझ. तो अब क्या होगा, अब आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के. तो मतलब ये जो वेपर्स बने हैं ये अपना कुछ प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे. तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर. बट कब करेंगे एक्सर्ट प्रेशर, एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसीलिए वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम. ठीक है, जो प्रेशर वेपर्स के थ्रू एक्सर्ट हुआ है, लेकिन किसका, लिक्विड का, कौन सी इस पे, एट इक्विलिब्रियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर.
क्लियर है वेपर प्रेशर क्या होता है, कर लोगे। चलिए अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड एंड सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, इतना नोट करो फिर करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड की नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड आई विल डिवाइड द लिक्विड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट इज वोलाटाइल एंड सेकेंड वन इज द नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब वोलाटाइल क्या होता है जनरली, जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वोलाटाइल कंपोनेंट वही होते हैं मोस्टली जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं, जिसमें सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट को ही जनरली नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट बोला जाता है। अब जो वोलाटाइल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि जो लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, विच हैज अ टेंडेंसी टू इवेपोरेट। ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड क्या जाते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है जल्दी इवेपोरेट होने की। तो यहाँ पर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट क्या होंगे, विच डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू इवेपोरेट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल क्या कंपोनेंट होंगे, जिनकी टेंडेंसी नहीं है इवेपोरेट होने की। देखो यहाँ से लिक्विड था, इवेपोरेट हो रहा था, वेपर्स बन रहे थे, मतलब इसका कुछ ना कुछ अपना प्रेशर था गैस का। ठीक है, जब लिक्विड इवेपोरेट होगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो वो जीरो के इक्वल तो आ नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो इट मीन्स यहाँ पर ध्यान रखना कभी भी ये इसका प्रेशर क्या है, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और इसका प्रेशर क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इवेपोरेट ही नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप सॉलिड को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स कर दो, सपोज ये आगे हम पढ़ेंगे केस, सॉलिड को मैंने जनरली मिक्स कर दिया वोलाटाइल कंपोनेंट के साथ में, मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसके अंदर डाल दिया, वोलाटाइल सॉल्यूट, तब इसका कुछ प्रेशर हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, वोलाटाइल। ठीक है, तो इसलिए अगर सिर्फ आपके पास नॉन वोलाटाइल सॉलिड है तो उसका कोई प्रेशर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनकी टेंडेंसी नहीं है इवेपोरेट होने की। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो ये तो जनरल कंसेप्ट था कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। अब हम आते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज मेरे पास दो लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। ठीक है, लिक्विड 1 में मैंने ले लिया वाटर और लिक्विड 2 में मैंने ले लिया एसीटोन, दैट इज CH3COCH3 दैट इज एसीटोन। क्लियर। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन किसमें हाई है, क्यों, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पता है ना आपको, वाटर मैंने पिछली बार आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। ठीक है, H2O, वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ठीक है ना, H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप, कुछ इस तरीके से बनाते हो ना, ये डाइपोल क्रिएट हो जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर दूसरा मॉलिक्यूल H2O का पड़ा हुआ है, ठीक है, OH, ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये इसके साथ क्या कर देगा, इंटरेक्ट कर देगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। यही कंसेप्ट पढ़ा था ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, और इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी आपके पास, वीक रहेगी। इतनी बात समझ आ रही है। अब जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मुझे बताओ कि उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ब्रेक करने के लिए जब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके वेपर्स लेट बनेंगे, सीधी सी बात है, वेपर्स लेट, क्योंकि कोई चीज़ टूटेगी तभी वेपर्स बनेंगे ना। तो इसके वेपर्स क्या है, लेट बनेंगे, वेपर्स फॉर्म। ठीक है, अब लेस वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, जब कम वेपर्स बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट एसीटोन, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। थोड़ी सी हीट दो, एकदम क्या है, ब्रेक हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जितनी जल्दी ब्रेक होंगे उतने ही जल्दी वेपर्स बनेंगे। तो मोर वेपर्स फॉर्म, और जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही हाई रहेगा। समझ आ रही है बात। तो नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाई रहेंगी वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेंगी उसमें वेपर्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर उतना ही हाई रहेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है बताओ ज़रा मुझे।
यस गुड। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपके पास ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है फर्स्ट फैक्टर, कर लोगे? चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास ये था लिक्विड था, ठीक है, इसको आप हीट कर रहे थे, हीट करने पर ही वेपर्स बन रहे थे, सीधी सी बात है। अब इस लिक्विड को आपने हीट करा, हीट करने पर क्या होगा, उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेपर्स बनेंगे, और जितना ज़्यादा आप हीट करोगे उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही हाई होगा, सीधी सी बात है। तो टेम्परेचर में हम बोल सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल increases. Clear? So evaporation increases, hence more vapors are formed. So vapor pressure increases. ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे वेपोरेशन उतना ही फास्ट होता है और उससे वेपर्स उतने ही ज़्यादा बनते हैं। तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही हाई रहेगा। जैसे मैं सपोज फॉर एग्जांपल आपको बहुत छोटी सी भाषा में अगर मैं समझाऊँ, एक जगह एक वेपर बन रहा है, एक जगह 10 वेपर बन रहे हैं, किसका वेपर प्रेशर हाई होगा, 10 वालों का ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर हाई रहेगा। क्लियर है, कर लोगे टेम्परेचर? चलो नोट कर लो इसको।